चलो दोस्तों, आज हमें अगला आर्टिकल लेना है। अब हमने देखा था कि कौन से भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज एंटर्स होता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है। खाली थीटा 0 और 180 नहीं चाहिए, पैरेलल और एंटी पैरेलल। मतलब समझो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यानपूर्वक देखो। और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लिया हमने, समझा यहाँ, और यहाँ इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज एंटर्स हुआ, इनवर्ड और आउटवर्ड भी ले सकते हैं। तो पहली बात तो है कि वहां पे हमेशा मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ चार्ज रहता है। F इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या था, Q V क्रॉस B। मतलब यहाँ F इज परपेंडिकुलर टू VA। V कौन है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उस पार्टिकल का चार्ज का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वहां पे F इज परपेंडिकुलर टू ds हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ ds कौन है, डिस्प्लेसमेंट, और जो आगे मूव होगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हमें फिर से सर्कुलर मोशन जैसा कंडीशन मिलता है। तो वहाँ वर्क डन कितना होता है, देखो वर्क डन इज 0। क्यों? क्योंकि वर्क डन का फार्मूला रहता है F.S, और यहाँ ds लिखो, तो F ds cos 90। तो यहाँ वर्क डन 0 होगा। मतलब वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज इज 0। वो 0 रहेगा, याद ही रखो। मतलब जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज कितना लेंगे, 0। तो हमें प्रिंसिपल पता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क डन इज नथिंग बट क्या लेते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन 0 है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इज कांस्टेंट, बदलेगी नहीं काइनेटिक एनर्जी, याद रखो। मतलब उसका खाली डायरेक्शन चेंजेस, ओनली डायरेक्शन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल चेंजेस, वहां याद रखो डायरेक्शन चेंजेस। देखो वेलोसिटी चेंज होगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, उसका वेलोसिटी चेंज होगा इन डायरेक्शन, वेलोसिटी चेंजेस इन डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, याद रखो। ठीक है, ये कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड में। जब जब चार्ज आएगा मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो F परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज 0, वर्क डन 0 है, हमेशा याद रखो। वेलोसिटी और मोमेंटम भी बोल सकते हैं, इट चेंजेस इन डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बदलेगा नहीं, खाली डायरेक्शन चेंज होगा। जो वेलोसिटी स्पीड मैग्नीट्यूड रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन मगर बदलेगी। तो ये एक पॉइंट याद रखो। वन चार्ज्ड पार्टिकल enters in perpendicular magnetic field, चलो, मतलब यहाँ V और B परपेंडिकुलर रहेगा।
याद रखो इनचार्ज पार्टिकल एंटर्स इन परपेंडिकुलर और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो क्या हो जाएगा, समझो एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ इनवर्ड, थोड़ा लार्ज मैग्नीट्यूड में लेंगे हम, लार्ज डिस्टेंस तक फील्ड है और यहाँ चार्ज आ गया, समझो इधर से ही दिखा सकते हो, अभी यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ प्रकट हो गया चार्ज, तो क्या होगा प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तो क्या हो जाएगा देखो, पहले मैं यहां से बताता हूं, समझो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इतने यहां से यहां तक है, समझो आगे भी हम इसको एक्सटेंड करेंगे, यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है। देखो अब इस मैग्नेटिक फील्ड में इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह पे है, यहाँ चार्ज एंटर्स हो गया, यहाँ प्लस क्यू, वेलोसिटी उसका इनिशियल है v, तो अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, हमारे तीन लॉ, वेलोसिटी इधर है, फोर्स ऊपर एक्ट होगा, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी थी, एंटर्स जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आएगा वो ऐसा मूव होगा, इस पाथ में ऊपर फोर्स एक्ट होगा, हर बार ऐसा फोर्स एक्ट होगा। डायरेक्शन याद रखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स ऊपर, ये भी ऐसा भी ले सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी इधर, फोर्स ऊपर एक्ट होगा, ऐसा कर्व पाथ में जाएगा, ऐसा मुड़ेगा, हर जगह फोर्स लगेगा उसका, यहाँ जाएगा, यहाँ ऐसा। अगर हमने इस फील्ड को इंक्रीज किया, मतलब ये समझे ऐसा जा रहा था इस पाथ में, ये ऐसा जा रहा है, ये हर जगह फोर्स इधर एक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ऐसा मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यही तक है तो वापस आ जाएगा, लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा लार्ज डिस्टेंस तक लेते, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देते, तो ऐसा मूव आएगा, यहाँ फिर से बताता हूँ, देखो ये समझो यहाँ एंटर्स हो गया चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर प्लस क्यू, वेलोसिटी भी इधर, अब क्या करना है देखो ध्यानपूर्वक, वेलोसिटी इधर अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो हर बार उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा फोर्स एक्ट होगा और ऐसा जर्नी करेगा, इधर फोर्स एक्ट हो रहा है, हर बार उसके मोशन को फोर्स जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल से लेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स एक्ट होगा, यहाँ से शुरू होगा फोर्स एक्ट होना लगना, यहाँ आ गया मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स, ये फोर्स क्या करेगा, उसको ऐसे कर्व पाथ में घुमाएगा, लेकिन ये फील्ड बढ़ा दिया हमने, इधर भी बढ़ा दिया, तो एज अ रिजल्ट ये ऐसा एक सर्कुलर पाथ में मूव होगा, प्रैक्टिकली देखा गया है चार्ज, मतलब वो कहाँ आया था, ध्यान पूर्वक देखो, समझो यहाँ आया था, यहाँ प्रकट हुआ, यहाँ से चार्ज, वेलोसिटी है v, यहाँ से समझो मैग्नेटिक फील्ड शुरू हुआ था, ऐसा वहां पे, फिर ऐसे घूमते घूमते वो सर्कुलर पाथ में आया, उसका रेडियस क्या लेंगे हम, r ले लेंगे, ठीक है। चलो अब क्या करना है, ये ऐसा ही क्यों घूमेगा, तो F इज परपेंडिकुलर टू V एंड V, V इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ऊपर फोर्स एक्ट होगा, हर बार देखो ऐसा फोर्स यहाँ है, वेलोसिटी इधर आएगी, उसका वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है पूरा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ऊपर वेलोसिटी इधर है, सॉरी तो इधर फोर्स एक्ट होगा, तो हर बार उसको सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है, इधर देखो, यहाँ आया, इधर देखो वेलोसिटी इधर आएगा v, वेलोसिटी तो मैग्नीट्यूड में बदलेगी नहीं, वो अभी बताया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर, सेंटर की तरफ फोर्स आएगा, मतलब हर बार उसके तरफ क्या हो रहा है, सेंटर की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है और वो उसे सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, ध्यान, अब इधर है वेलोसिटी भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड
अंदर है, फोर्स इधर लगेगा। मतलब क्या होगा, हर बार उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, तो उसका पाथ एज अ रिजल्ट सर्कुलर पाथ होगा। लेकिन ये कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड का रीजन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, मतलब यहाँ इस रेडियस से ये विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ आर से बहुत ज्यादा विड्थ होना चाहिए, विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तभी वो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा। मैग्नेटिक फील्ड कम है तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आए, सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसे कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रीपिटल फोर्स ये प्रोवाइड करेगा मैग्नेटिक फोर्स, याद रखो। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पता है सबको, सर्कुलर मोशन में है mv²/r, और मैग्नेटिक फोर्स का QVB sin 90, V और B परपेंडिकुलर है, sin 90। तो क्या मिलेगा, यहाँ VV कैंसिल करता हूं तो mv/r इक्वल टू QB। इक्वेशन लेना है। अब टाइम पीरियड किसे बोलते हैं, ध्यान दो। टाइम पीरियड मतलब एक सर्कुलर पाथ, समझो यहां से शुरू हो गया और एक कंप्लीट सर्कल उसने मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल किया, उसको लगने वाला टाइम। तब टाइम पीरियड का फार्मूला पता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, मतलब 2πr बाय वेलोसिटी कितना था, v। लेकिन अभी r का इक्वेशन अभी लिखा था हमने 2πv, r का क्या था, mv/qb, vv कैंसिल, तो टाइम पीरियड इक्वेशन मिला 2π t इक्वल टू 2πm/qb, ये टाइम पीरियड का इक्वेशन है, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज, चार्ज का टाइम पीरियड, राइट। 2πm/qb, q तो चार्ज है, m मास, इस चार्ज का मास है m, b मैग्नेटिक। अब हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो बताओ बड़ा फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, तो फ्रीक्वेंसी आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज कितना आएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज हम f इक्वल टू लेंगे 1/t, तो 2πm/qb, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, f इक्वल टू qb/2πm, ये आया फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन। उल्टा मतलब जिसका मान ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कम रहता है, ज्यादा आदमी ज्यादा वाइब्रेट नहीं होगा, तो ये इक्वेशन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब तो हम रेडियन में देखना, यूनिट किस में, ये हर्ट्ज में आएगा, आरपीएस और हर्ट्ज में, और अब रेड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा में आएगा, रेड पर सेकंड, तो वो कितना आएगा बताओ, ओमेगा इक्वल टू 2πf, तो 2π कैंसिल होगा, f की वैल्यू रखेंगे तो qb/m आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन याद रखो। मोमेंटम ऑफ चार्ज, तो मोमेंटम का फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी, बस याद रखो। तो वेलोसिटी की जगह क्या आएगा, r इक्वल टू mv/qb, तो v इक्वल टू qbr/m, तो m qbr/m, तो मोमेंटम का फार्मूला कितना, mv q और ये qb, कहाँ पे बताया, r इक्वल टू mv, r इक्वल टू m, v इक्वल टू qbr/m, m qbr/m, m क्या आंसर, तो कितना आएगा मोमेंटम, qbr,
देखो मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह क्यू बी आर बाई एम, एम एम कैंसिल, मोमेंटम। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला चाहिए, तो क्या आएगा देखो काइनेटिक एनर्जी। देखो अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताओ। काइनेटिक एनर्जी को ई के हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, तो R इक्वल टू क्या है, एम वी बाय क्यू बी, तो V इक्वल टू अभी बताया क्यू बी आर बाय एम, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 1 बाय 2 एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1 बाय 2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मिला। 1 बाय 2 एम वी स्क्वायर वी आर एम वी बाय क्यू बी, वी की जगह कितना आ जाएगा क्यू बी आर बाय एम, काइनेटिक एनर्जी 1 बाय 2 एम वी की जगह रखो, यहाँ काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम आर क्योंकि आर के फॉर्म में है। चलो ठीक है, ये रेडियस का इक्वेशन जो है हमें डिफरेंट फॉर्म में लिखना है, रेडियस का इक्वेशन, ठीक है। अब ये थोड़ा ध्यान दो, रेडियस का इक्वेशन था हमारे पास एम वी बाय क्यू बी। समझो दो चार्ज पार्टिकल है जिनका मास और चार्ज सेम है और सेम मैग्नेटिक फील्ड में है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब जो ज्यादा वेलोसिटी से आएगा वो बड़े रेडियस में घूमेगा। कभी कभी इसको ऐसा भी लिखते हैं आर इक्वल टू वी क्यू बाय एम इनटू वी, तो क्यू बाय एम क्या मिलता है, स्पेसिफिक चार्ज रहता है, उस स्पेसिफिक चार्ज क्यू बाय एम को हम बोलते हैं, ठीक है। मतलब समझो बी सेम है तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज भी बोल सकते हैं, ये याद रखो, ये बहुत बार आता है। एम और क्यू सेम है और रेशियो ऑफ क्यू बाई एम सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक ही है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये सब हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए ले रहे हैं, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन हमारी क्लास, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और चार्ज पार्टिकल यहाँ एंटर हो गया, यहाँ एंटर हो गया, क्यू प्लस क्यू, वेलोसिटी वी प्लस चार्ज है, अभी याद रखो। तो क्या होगा, रूल यूज करो हमारा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बाहर, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, वेलोसिटी इधर अंदर आ रहा है, तो फोर्स नीचे आएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये वेलोसिटी देता है, फोर्स नीचे, मतलब इसकी जर्नी कैसी होगी, ये इनिशियल था, याद रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी था, तो ये ऐसा जाएगा, इधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसा मूव होगा मैग्नेटिक फील्ड में, हर बार उसके ऊपर फोर्स नीचे लगेगा, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, ऐसा मूव होगा। एफ है, एफ मैग्नेटिक है, मतलब फील्ड बहुत बड़ी रहा तो कौन से, समझो पूरे प्लेन स्पेस में इसका लार्ज स्पेस है और इस स्पेस में ऐसा आउटवर्ड फील्ड है, बाहर की तरफ हो गया, यहाँ अंदर यहाँ है, उसकी वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक वो प्रकट हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, वेलोसिटी इधर है, तो क्या होगा, उसके ऊपर नीचे फोर्स एक्ट होगा, ये हर बार एफ मैग्नेटिक सेंटर की तरफ, आगे जाएगा इधर तो भी नीचे फोर्स एक्ट होगा, यहाँ जाएगा इधर फोर्स, यहाँ आएगा इधर से बाहर आ रहा है, समझो यहाँ से, ठीक है, तो हर बार उसको सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, तो उसकी जर्नी कैसी होगी देखो, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है,
देखो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसा मूव हो रहा है, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। और पहले अभी यही फील्ड अगर इनवर्ड रहता तो कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज था। तो याद रखो कि पॉजिटिव चार्ज when enters in large width magnetic field, width ज्यादा होना चाहिए, large width magnetic field, large width magnetic field, if field is outward perpendicular to plane, then it moves in clockwise में जाएगा। Positive charge when enters in large width transverse magnetic field, if field transverse magnetic field मतलब outward perpendicular to plane, इसको हम ऐसा बोलेंगे, then it moves in clockwise। याद रखो, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यही पॉजिटिव चार्ज लार्ज विड्थ है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसके जगह मैं इधर लिखता हूं, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड देन चार्ज पार्टिकल moves in anti-clockwise। if magnetic field अगर इनवर्ड है ऐसा और अंदर आ रहा था, अभी आप पहले देखा हमने, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा और ये क्लॉकवाइज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव चार्ज रहता तो इसके अपोजिट लेना, इतना बताता हूँ मैं, आगे कहीं तो प्रॉब्लम में लेंगे। एक क्वेश्चन तुम बताओ, इक्वेशन बताओ बरा मुझे, टाइम पीरियड उसका, टाइम पीरियड का क्या था सर, 2πm/qb, फ्रीक्वेंसी का क्या था, qb/2πm, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या था, qb/m। तो यहां कहीं हमें r और v नहीं आया, मतलब रेडियस पे डिपेंड नहीं है, लेकिन r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v रहेगा, ये बात सच्ची है, ठीक है। मतलब एक ही पार्टिकल एक ही फील्ड में आ रहा है, तो और दो पार्टिकल एक ही फील्ड में आ रहे हैं और उनका q/m सेम है, तो जिसकी रेडियस ज्यादा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी रेडियस मैक्सिमम। लेकिन ये तीनों भी इंडिपेंडेंट ऑन r है, इंडिपेंडेंट ऑन रेडियस, रेडियस पे डिपेंड नहीं है, बट r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ये तो याद रखो। ये तीनों नहीं है इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, लेकिन r ये v पे डिपेंड रहेगा। तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन रेडियस और वेलोसिटी पर, ठीक है, इनके ऊपर इंडिपेंडेंट है। समझ में आया? कौन कौन? टाइम पीरियड मतलब पहले किसके डिपेंड, डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड q और m मतलब स्पेसिफिक चार्ज पे डिपेंड है, q/m, और मैग्नेटिक फील्ड b पे डिपेंड है, इंडिपेंडेंट ऑन रेडियस और वेलोसिटी। लेकिन ये तो याद ही रखना है, नहीं समझा? समझो एक ही मैग्नेटिक फील्ड में दो चार्जड पार्टिकल आ रहे हैं और दोनों की q/m सेम है और v भी सेम है और दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, आते समय उनका रेडियस भी सेम रहेगा। लेकिन एक पहला और दूसरा पार्टिकल में q सेम है, q m सेम है दोनों का, और एक ही मैग्नेटिक फील्ड है b, और v1 इज ग्रेटर देन v2 है, तो r1 इज ग्रेटर देन क्या आएगा, r2।
ये बात है। लेकिन दोनों का T1 इक्वल टू T2, F1 इक्वल टू F2, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दो पार्टिकल है, फर्स्ट चार्जड पार्टिकल, सेकंड चार्जड पार्टिकल, दोनों का क्यूब सेम है, दोनों का मास सेम है, एक ही मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं, लेकिन V1 ग्रेटर है V2 के, तो R1 ग्रेटर रहेगा, लेकिन उनका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑन रेडियस और वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आने वाला है हमारे। आगे अगर वो वेलोसिटी जो है थोड़ा डायरेक्शन बदल दिया तो भी टाइम पीरियड का इक्वेशन उतना ही मिलता है। याद रखो, मतलब वेलोसिटी एक की ज्यादा है, एक की वेलोसिटी इसकी ज्यादा है, तो तुम्हें लगेगा कि इसको घूमने को टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा, नहीं, वो ज्यादा है तो उसकी रेडियस ज्यादा आएगा, लेकिन टाइम पीरियड जो है वो इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड इज डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पेसिफिक चार्ज, दोनों के लिए ये सेम है, स्पेसिफिक चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। इक्वेशंस ऑफ रेडियस इन डिफरेंट फॉर्म्स, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो। पहला इक्वेशन है हमारा R इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, ये रेडियस का है। इसको ही मैं लिख सकता हूं P बाय क्यू बी। क्यू सर P मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला रिलेशन पता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। इसे m से डिवाइड करो, m से मल्टीप्लाई करो, 1/2 p²/m e के बोलेंगे, तो p² इक्वल टू क्या आएगा, 2m e के, तो p इक्वल टू क्या मिलेगा, √2m e के, तो ये मिलेगा √2m e के बाय क्यूब। अब हम बोलते हैं कि चार्ज प्रकट हो गया मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको प्रकट करने के लिए हमें उसको खींचना चाहिए। खींचने के लिए हमें उसको पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। पोटेंशियल मतलब समझो ये चार्ज रेस्ट है और यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस दो प्लेट को, प्लस ये माइनस, तो क्या होता है, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में, यहाँ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना रहता है, Q इंटू V, और जब खींचेगा तो उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी 12 mv²। तो यहाँ QV उसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोलेंगे, इक्वल टू हम लेंगे E के, तो क्या मिलेगा, √2m e के की जगह QV एक्सेलरेटिंग बाय QV। कहता इसे कोई कोई Q नीचे भी लेके बताता है। खाली E के जगह V, E के जगह हमें QV एक्सेलरेटिंग लेना है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसे कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, √ में 2m V कैपिटल V एक्सेलरेटिंग बाय √Q में, और ये V बाहर, ऐसा भी लिखा जाता है। नहीं बराबर, ये √ वही याद रखो तुम ऊपर का, बस नीचे सब में Q आता है। तो ये बहुत फेमस और रामबाण इक्वेशन है। किसी भी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज मूव होता है तो mv/qb p/qb √2m e के /qb 2m³ v एक्सेलरेटिंग, v एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, q चार्ज है, m मास है। फार्मूले
अदर देन ये छोड़ के, ठीक है, बी एंड बी में का। अगर थीटा 0 हो गया तो सबको पता है पैरेलल जाता होगा बी को, तो फोर्स एक्ट नहीं होगा, 180 को भी एंटी पैरा में नहीं होगा। परपेंडिकुलर का अभी देखा हमने, तो लेकिन अब क्या होगा, सम मतलब एंगल हो सकता है एक्यूट और ऑब्टूस एंगल हो सकता है बी एंड बी के अंदर का, ठीक है। तो कैसा मोशन होगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अदर देन बोल रहा है, ये यहाँ अदर देन 0, 90, 180, तो एक्यूट एंगल ले लेंगे। अब देखो हम क्या होगा, इसके लिए क्या करना है, देखो समझो मैग्नेटिक फील्ड इधर है बी यहाँ, और पहले तीनों एक्सिस कंसीडर करो, एक्स वाई और हमारे क्लास में आने वाला वहां z। चार्ज पार्टिकल ऐसा फायर हुआ यहाँ क्यू, पॉजिटिव चार्ज के लिए ले रहे हैं, ऐसा फायर वेलोसिटी है v, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो b इधर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में। देखो एंगल कितना लेंगे, एंगल थीटा ले लेंगे यहाँ v और b में का, तो उसकी मोशन कैसी रहेगी, याद करो v और b में, b इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसका b इधर लेंगे, एक्सिस है इधर, उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत आगे, बहुत जगह है, लंबा डिस्टेंस तक है। तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी के कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो बताओ ये v है, ये b थोड़ा आगे बताता हूँ, इधर b बहुत आगे एक्सिस है यहाँ, तो b अलोंग x एक्सिस है, y एक्सिस ऊपर है, वेलोसिटी ने b के साथ थीटा एंगल किया, एक्यूट एंगल, तो v को रिजल्व करोगे क्या हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा ये ऊपर वाला ये v sin थीटा, राइट। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा और ये पैरेलल कंपोनेंट आएगा, ये पैरेलल, और ये आएगा परपेंडिकुलर टू b, b को पैरेलल, b को परपेंडिकुलर। अब अगर परपेंडिकुलर रहता था तो वो सर्कुलर पाथ में, मतलब v sin थीटा उसे सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहते हैं, और v cos थीटा आगे लेके जाना चाहते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, कोई बता सकता है एज अ रिजल्ट क्या होने वाला है, बोलो, मतलब वो कैसे मूव होगा एज अ रिजल्ट, हाँ अच्छा बता रहे, वो हेलिकल पाथ में मूव होगा, मतलब ये कंपोनेंट उसी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी v sin थीटा, और v cos थीटा आगे लेके जाएगा, तो ये ऐसे पाथ में घूमेगा। देखो ये यहाँ पे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल बिटवीन v एंड b अदर देन 0, 90, 180 है। अब ये ऐसा अंदर फायर होगा, यहाँ से प्लस q चार्ज है, ये प्लस q चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, ये v cos थीटा इधर आएगा, देखो यहाँ v cos थीटा पैरेलल आएगा, v sin थीटा परपेंडिकुलर आएगा। अब v cos थीटा v रिजॉल्व इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। देखो हाँ, थीटा यहाँ कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट है थीटा, एंगल बिटवीन v एंड p, वेलोसिटी ऑफ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आते समय और b में। रिजल्ट एक आएगा v परपेंडिकुलर, v sin थीटा, v परपेंडिकुलर v sin थीटा। तो v sin थीटा कौन से कंपोनेंट आएंगे, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, v sin थीटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और v पैरेलल, ये पैरेलल है, हाँ v पैरेलल, तो ये आएगा v cos थीटा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में।
आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसे सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, पैरेलल आगे लेके जाएंगे, तो एज अ रिजल्ट पाथ कैसा होगा, हेलिक्स। मतलब एक ऐसा मूव कर रहा है, अगर एक ही कंपोनेंट रहते तो उसी पाथ पे बार बार मूव होता, अब वो आगे जा रहा है, ये एक्सिस बनेगा, ये अब हमारा एक्सिस बन रहा है, एक्सिस ऑफ हेलिक्स, हेलिकल पाथ। मतलब बी एक्स, बी के डायरेक्शन में कौन आ रहा है, एक्सिस ऑफ हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ में जा रहा है इसको। तो यहाँ इसको मैं थीटा, सबसे एंगल थीटा, एंगल बिटवीन बी एंड बी, ये प्लस क्यू चार्ज एंटर्स हो रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड में। अब ध्यान पूर्वक देखो, इसके बाद मैं इधर लिखता हूं V perpendicular V sin theta try to move particle in circular path, moves, ऐसा बोलो, V sin theta moves a particle in circular path, and V parallel V cos theta try to move particle along B के डायरेक्शन में। As a result path of charged particle plus Q is helical, आएगा, हेलिकल मिल जाएगा ये, whose axis is along B के डायरेक्शन में आएगा। तो याद रखो, ये उसका एक्सप्लेनेशन। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का इक्वेशन निकालेंगे पहले, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का इक्वेशन। अब ये जो रेडियस मूव हो रहा है यहाँ से ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पे बराबर दिखाओ, करेक्ट, थोड़ा सा डायग्राम उतना करेक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ इसी लाइन पे डॉट 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 दिखा, यह ऐसा होगा यहाँ से, फिर उधर जाएगा, फिर, ठीक है, अब समझ लो, उतना करेक्ट डायग्राम नहीं आया, ये ऊपर एक जगह मिलना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो अब हमें लिखना है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो बताओ मेरा क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट m v स्क्वायर r, और मैग्नेटिक फोर्स q v b sin थीटा, थीटा या 90 नहीं है। चलो v परपेंडिकुलर, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, v sin थीटा, तो क्या मिल जाएगा बताओ, इसको मैं कहाँ लिखूं, इधर लिखता हूँ, यम v sin थीटा स्क्वायर बाय r इक्वल टू q v b sin थीटा। हाँ, इसको अच्छा लिखेंगे तो q v sin थीटा लिखो, तो q b v sin थीटा, तो एक v sin थीटा कैंसिल होगा, तो r का इक्वेशन क्या मिलेगा, दो ध्यान दो, r का मिलेगा m v sin थीटा बाय q b। ध्यान पूर्वक देखो, तो r का इक्वेशन डबल लिखता हूं यहाँ पे मैं, तो r इक्वल टू आया m v sin थीटा बाय q b। तो ये इक्वेशन देगा रेडियस इन हेलिक्स पाथ, ये जो रेडियस रहेगी यहाँ पे हर एक की, वो आर रेडियस का ये इक्वेशन है।
देखो अगर यहाँ v और b में एंगल 90 होता तो v sin 90 पहला इक्वेशन मिलता था। तो याद रखो r इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। कितना इजी था देखो यहाँ पे। कभी कभी इसको हम ऐसा भी लिख सकते r इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। ये वी परपेंडिकुलर ये कौन है? वी साइन थीटा। अब देखो इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड एक चक्कर काटने के लिए तो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो t इक्वल टू सर्कमफ्रेंस आएगा 2 पाई r बाय v। अब सर्कुलर पाथ के लिए v साइन थीटा। अब r की जगह क्या लिख सकते हैं? t इक्वल टू 2 पाई एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। ये इक्वेशन रख देंगे v साइन थीटा बाय क्यू बी। r की जगह ये रख दिया मैंने। v साइन थीटा कैंसल तो t इक्वल टू फिर से इक्वेशन आ रहा है टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। देखो अभी जो था ये t इक्वल टू 2 पाई एम हमें बता रहा है कि अगर थीटा 90 रहा तो यही फार्मूला मिलता था। और थीटा 90 से कम है, 0 से ज्यादा और 90 से कम है एक्यूट एंगल तो भी टाइम पीरियड वही है। तो टाइम पीरियड ये एंगल थीटा पे डिपेंड नहीं है, पहले ही हमने बता दिया। तो t इक्वल टू 2 पाई एम बाय क्यू। ये दोनों तरफ उतना फ्रीक्वेंसी के लिए वही आएगा क्यू बी बाय 2 पाई एम और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए क्यू बी बाय एम। ये याद रखो, ये पहले भी सर्कुलर पाथ के लिए वही था, खाली यहाँ में r का इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी सब बोल देंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी ये फार्मूला आया। अब यहाँ हमें एक लिखना है, बहुत बार आता है पिच ऑफ हेलिक्स और हेलिकल पाथ। देखो अब हमारा अगला आर्टिकल क्या है? अगला आर्टिकल उसमें कहीं पिच ऑफ हेलिक्स पाथ। पिच मतलब क्या? यहाँ चार्ज पार्टिकल फायर हुआ है, ऐसा मूव हुआ एक चक्कर, फिर ऐसा मूव हुआ, फिर ऐसा मूव हो रहा है, तो एक रोटेशन में कितना आगे जाएगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, उसे हम बोलेंगे पिच। मतलब पिच मतलब क्या? लीनियर डिस्टेंस covered by charged particle in one rotation or revolution, in one revolution, एक revolution, in one revolution और rotation, one revolution। अच्छा मतलब टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में कितना आगे जाएगा? लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन रिवोल्यूशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ हेलिक्स आ रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से यहाँ एक रोटेशन में, उसे हम बोल देंगे पिच। तब पिच का फार्मूला क्या आएगा? तो पिच इक्वल टू डिस्टेंस है तो वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड ले लो, तो पैरेलल लीनियर डिस्टेंस है तो लीनियर वेलोसिटी ले लो v cos थीटा और टाइम पीरियड कितना लगेगा t। डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस का फार्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा है, टाइम t, स्मॉल t नहीं ले रहे एक रोटेशन के लिए, तो v cos थीटा। अब टाइम पीरियड का अभी तो इक्वेशन लिखा था 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो क्या मिल जाएगा? देखो ये इक्वेशन पिच का
क्या मिलेगा 2πmv cos थीटा बाय क्यूबी। देखो अगर थीटा 90 होता था तो पीछे नहीं मिलता था, आगे नहीं जाता था, वो पहले एक ही बात पे बार 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 घूमता था। आगे जा रहा है तो यहाँ थीटा कुछ ना कुछ एंगल है, तो यह हमारा पिच हो गया, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस कवर हो गया, तो इसके ऊपर भी फार्मूले आते पिच, याद रखो। देखो अब यहाँ अगला प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है ना, याद रखो। इससे बहुत प्रॉब्लम्स बोला तो भी चलेगा, बहुत सारे। 3 चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, प्रोजेक्टेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स चाहिए, ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स होना चाहिए, मतलब V और B परपेंडिकुलर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक, यहाँ दिया है सर्कुलर ट्रैक्स, V सेम, P सेम, E के सेम, V एक्सर्टिंग सेम। ये हमें पता होना चाहिए। प्रोटॉन का चार्ज Q है तो न्यूट्रॉन का भी Q, अल्फा पार्टिकल का 2Q, प्रोटॉन का मास m है तो न्यूट्रॉन का 2m, अल्फा पार्टिकल का 4m। इक्वेशन बताओ, R इक्वल टू mv बाय QB P बाय QB अंडर रूट ऑफ 2m EK बाय QB और 2m EK के यहाँ पे हम QV एक्सेलरेटिंग रखते हैं नीचे QB, ये इक्वेशन यूज करना है। चलो V पहले सेम लेंगे, रेडियस का इक्वेशन बताओ, R इक्वल टू mv बाय QB, तो यहाँ B तो एक ही है, B सेम, और कांस्टेंट बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एक ही है, तो क्या आएगा फार्मूला, R इक्वल टू mv बाय QB। तो क्या क्या सेम आ रहा है, ये V गिवन है, ये गिवन दिया, ये दिया गिवन है, और B तो कांस्टेंट एक ही फील्ड है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाय Q। तो डायरेक्ट करेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, mass of proton, mass of neutron, mass of alpha particle, हाँ बाय ये रेशियो ले लेंगे ना डायरेक्ट, Q प्रोटॉन, Q न्यूट्रॉन, Q अल्फा पार्टिकल। चलो m बाय Q बताओ, तो ये m बाय Q, 2m बाय Q, मास 4m बाय, तो क्या आएगा आंसर 1 2 2, खत्म। मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही है, P मोमेंटम सेम, P मतलब मोमेंटम सेम। अब मोमेंटम सेम मतलब क्या फार्मूला, 2 नंबर का P बाई QB। अब B भी सेम है तो B भी सेम है, तो फार्मूला क्या आएगा P बाई QB, ये दोनों भी कांस्टेंट है, तो R is inversely proportional to Q। तो मास मत ले लो, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो Q ले लो। मोमेंटम का फार्मूला है हमारा P बाई QB, B सेम है, मोमेंटम भी सेम है, तो क्या मिलेगा 1 बाय Q प्रोटॉन, 1 बाय Q न्यूट्रॉन, 1 बाय Q अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन का कितना है Q, न्यूट्रॉन का कितना है Q, और ये 2Q, तो 1 1 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 2 1, तो ये आंसर मिला 2 नंबर का। तीन में क्या सेम बोला है बताओ जरा, किनेटिक एनर्जी सेम 3 में, तो 3 नंबर में क्या बोला है देखो, किनेटिक एनर्जी सेम। अब किनेटिक एनर्जी सेम तो B तो सेम है ही, तो फार्मूला कौन सा लगेगा बताओ भाई, तीसरा वाला R इक्वल टू 2m EK बाय QB।
तो ई के और क्यू ये कांस्टेंट है, ई के बी भी कांस्टेंट है, तो आर इज क्या मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम बाय क्यू। चलो तो क्या मिल जाएगा यहाँ यम प्रोटॉन, यम न्यूट्रॉन, यम अल्फा पार्टिकल, क्यू प्रोटॉन, क्यू न्यूट्रॉन, क्यू अल्फा पार्टिकल। चलो अब वैल्यू रख दो, तो ये तो है यम बाय क्यू प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन का रूट 2m बाय क्यू, अल्फा पार्टिकल का रूट 4m बाय 2q। चलो तो m बाय क्यू कैंसिल होगा, 1 रूट 2 और ये रूट 2, नहीं ये रूट 2 नहीं आएगा, ये कैंसिल होगा, बाहर 1 आएगा। देखो कैनेटिक एनर्जी सेम, बी तो सेम है, तो m बाय क्यू बाहर, m बाय क्यू 2m बाय क्यू 4m बाय 2q, बस 1 रूट 2 1। इसे कभी कभी रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं हम, रूट 2 ये 2 कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट 4 नंबर का हमारा वी एक्सेलरेटिंग सेम, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सेम, वी एक्सेलरेटिंग सेम मतलब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सेम रहा, वी एक्सेलरेटिंग, वी एक्सेलरेटिंग। अब 4 नंबर में देखो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम है, तो बी तो सबके लिए सेम ही है बाबा, फार्मूला किया लास्ट का ले लो, R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m3 v एक्सेलरेटिंग बाय qb। चलो v एक्सेलरेटिंग सेम है तो क्या हो जाएगा, v भी सेम है, तो यहाँ इसको ऐसा लिखता हूँ 2m v एक्सेलरेटिंग बाय अंडर रूट ऑफ qb, ये इसको 2 बार लिखा, कैंसिल हुआ। अब ये कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो अंडर रूट ऑफ m बाय क्यू को आएगा, तो दोनों को अंडर रूट में ले लो, दोनों को अंडर रूट में ले लो। चलो अब दोनों को अंडर रूट में लेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसको मिटा दो, दोनों को अंडर रूट में ले लिया मैंने, m बाय क्यू नीचे आया, तो ये आएगा 1 रूट 2 और ये भी रूट 2, हो गया आंसर। कितना इजी थे, देखो कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स बन गए हमारे, ठीक है, बस ओके, आज के लिए बस होगा। तो देखो यहां तक आज हमने लिया, अब आगे प्रॉब्लम्स हम बाद में लेंगे एक बार ही सब, इसके बाद में लॉरेंस फोर्स जो बताया ना उसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रहा तो 4 केसेस क्या है वो लेता हूं।